दिल्ली में गली मोहल्लों पे वो दिल्ली में 900 हॉस्पिटल और स्कूल खुलवाने वाले थे, अब नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खुल गई हैं। अब शराब की दुकान खोलने से डबल फायदा होता है। अच्छा। एक तो सरकारी कोष में पैसा जाता है। अच्छा। दूसरा पार्टी के कोष में भी पैसा आता है। अच्छा। 500 स्कूल में 5 स्कूल नहीं खुला है, 900 शराब की दुकान खुल रही है। जो है ये हमारे भारत और भारतीय संस्कृति को बर्बाद कैसे कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी 2.5 लाख का कर्जा है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, चुनावी माहौल है और हम चुनाव की बातों को कर रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टियां जीतेंगी और कौन कौन सी पार्टियां हारेंगी, और उस जीत हार का विश्लेषण करते हुए उसके आधार भी बताते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, आखिर उन रेवड़ियों के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये गहन चिंतन का विषय है। आप नहीं सोचते हैं, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी इन विषयों को लेकर के, इस तरह के कानूनों को लेकर के हमेशा अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं, और एक बार फिर वो इसी चीज को लेकर के अपनी PIL सुप्रीम कोर्ट में जब डाले तो जो खुलासे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब इस तरह की चीजें आई तो सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्यचकित थी। नोटिस जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये PIL जब आपराधिक रिकॉर्ड और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, तब सुर्खियों में आया था। ऐसा लगा था कि अश्विनी उपाध्याय जी तो PIL डांटते रहे, उनमें से एक PIL, 1000 PIL में से एक PIL एक भी। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये PIL उनके कितने हक में जाने वाले, आम जनता के कितने हक में जाने वाले। हमारे साथ न्यूज अड्डा पर अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वही बताएंगे। देखिए, इस आपको 1000 रुपए पर महीने दिए जाएंगे, आपको मुफ्त की बिजली दी जाएगी, आपको मुफ्त का पानी दिया जाएगा, आपको मुफ्त के शराब दिए जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। आपने अपनी चिंता जाहिर करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में PIL लेकर गए तो उस चिंता का सबब भी बताइए और अपने रीट का, अपने पिटीशन का बेस भी बताइए। साथ ही साथ ये नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या कुछ है और क्या फायदे होने वाले, ये भी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और मैं न्यूज अड्डा के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अनीता जी को सुनते हैं। आप हमेशा जो है अच्छे विषय उठाती हैं। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल किया तो हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इस समय राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। 70 लाख करोड़। आंध्र प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, बंगाल के ऊपर 5,62,000 करोड़ का कर्जा है, उत्तर प्रदेश के ऊपर 6,53,000 करोड़ का कर्जा है, तेलंगाना के ऊपर 3,12,000 करोड़ का कर्जा है, तमिलनाडु के ऊपर कर्जे सुनते जाइएगा, कर्जे आपके पॉकेट से जाते हैं इतना। ये सरकारें कर्ज में नहीं है, आप कर्ज में है, बताते जाइए। तमिलनाडु के ऊपर 6,59,000 59,000 करोड़ का कर्जा है, राजस्थान के ऊपर 4,77,000 करोड़ का कर्जा है, पंजाब के ऊपर 2,83,000 करोड़ का कर्जा है। पंजाब में चुनाव हो रहा है, पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 3.25 लाख करोड़ है, पंजाब के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी पंजाब का बच्चा 1 लाख करोड़, 1 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। इसके बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी, हम आपको 1,000 रुपए देंगे जी महीने में। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम आपको 2,000 रुपए देंगे। महाराष्ट्र के ऊपर 6,08,000 करोड़ का कर्जा, मध्य प्रदेश के ऊपर 3,17,000 करोड़ का कर्जा है, केरल के ऊपर 3,35,000 करोड़ का कर्जा। छोटा सा राज्य है केरल, 3,35,000 करोड़ का कर्जा है। कर्नाटक के ऊपर 4,61,000 करोड़ का कर्जा है, हरियाणा के ऊपर 2,79,000 करोड़ का कर्जा है, गुजरात के ऊपर 4,02,000 करोड़ का कर्ज है, बिहार के ऊपर 2,46,000 करोड़। भैया, गुजरात और बिहार भी नहीं बचा हुआ है, हम बिहार से आते हैं और गुजरात तो रोल मॉडल है। तो हो क्या रहा है, जरा आप इसको समझिए। अल्टीमेटली ये जो कर्ज है ये हमारे भारत और भारतीय संस्कृति को बर्बाद कैसे कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता के लिए मुफ्तखोरी का वादा कर देती है, हम आपको फ्री का दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। पैसा उनके पास है नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया। देखिए, मैं तो सुन ही रही हूँ, जनता को सुनाना है आपको, आप उधर देखिए। तो पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही हैं
जैसे यूपी का देते हैं कि यूपी में प्रियंका गांधी ने बोल दिया हम स्कूटी देंगे, और उत्तर प्रदेश के ऊपर 6,53,000 करोड़ का कर्जा है। यानी प्रत्येक उत्तर प्रदेश के निवासी के ऊपर लगभग 2.5 लाख का कर्जा है। यानी उत्तर प्रदेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी 2.5 लाख का कर्जा है। बताइए। तो अब जब ये पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं तो करती क्या है? पैसा है नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उधार की लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं, अब वो उधार भी नहीं ले सकती है। तो क्या करती हैं? ये शराब की दुकान खुलवाती है। शराब की दुकान खोलेंगी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। उसके बाद क्या होगा? हमारे और आपके परिवार, हमारे नई जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे शराबी होंगे। शराबी होंगे, माता पिता से झगड़ा करेंगे, शराबी होंगे, अपराध करेंगे, क्राइम बढ़ेगा। एक बार नशे की लत लग गई, पैसा नहीं मिलेगा, उस पैसे के लिए चोरी लूट झपटमारी करेंगे, जेल जाएंगे, शराब पिएंगे, शराब तबीयत खराब होगी। मतलब इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे भारत और भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं मुफ्तखोरी के नाम पे। उदाहरण के लिए मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली वाले पंजाब पहुंचे। हाँ, दिल्ली वाले पंजाब पहुंचे हुए हैं। ये दिल्ली वाले बाबा जी, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। दिल्ली के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है। 20,000 करोड़ का कर्जा मतलब प्रत्येक दिल्ली वासी के ऊपर 1 लाख का कर्जा। दिल्ली इनसे संभल नहीं रहा है तो अब कर क्या रहे हैं? पैसा तो 20,000 करोड़ का कर्जा हो चुका, अब अलग से लोन इनको, जो उधार की लिमिट है क्रॉस हो गई इनकी। अब ये दिल्ली में शराब की दुकान खुला रहे हैं। आपने सुना होगा, आप सबने सुना होगा। मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात बोलना चाहूंगी इस पार्टी के लिए, जो वहां जाके नशा मुक्त पंजाब का जो नारा दी हुई थी, उड़ता पंजाब के हवाले से, वो नशा युक्त सीएम देने जा रहे हैं। और दिल्ली में गली मोहल्लों पे वो दिल्ली में 900 हॉस्पिटल और स्कूल खुलवाने वाले थे, अब नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खुल गई हैं। अब उसका क्या खामियाजा बता रहे हैं। 500 स्कूल का वादा किया था दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल खोलेंगे। पहली बार यही वादा किया, दूसरी बार भी यही वादा किया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, वादा वही का वही रहा, 500 स्कूल। 500 स्कूल में 5 स्कूल नहीं खुला है, 900 शराब की दुकान खुल रही है। क्यों शराब की दुकान खुल रही? क्योंकि स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है नहीं, 20,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो ये 900 शराब की दुकान खोल रहे हैं, वो 900 शराब की दुकान से इनको मोटा माल मिलेगा। शराब की दुकान खोलने से डबल फायदा होता है। अच्छा। एक तो सरकारी कोष में पैसा जाता है। अच्छा। दूसरा पार्टी के कोष में भी पैसा आता है। अच्छा। तो डबल फायदा होता है। इसलिए शराब की, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं कि शराब की दुकान खुलवाएंगी, कुछ पैसा गवर्नमेंट के जो पब्लिक फंड में आएगा और कुछ पैसा सीधे पार्टी के फंड में आता है, इनको डबल फायदा होता है। तो इस समय दिल्ली मैखाना बन चुका है। आप कल्पना करिए, छोटी सी दिल्ली जहां पहले ही हर मोहल्ले में एक शराब की दुकान थी, 2 शराब की दुकान थी, अब वहां 3-3 शराब की दुकान और खुलेगी, यानी हर गली में एक शराब की दुकान हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए यहाँ अपराध और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे क्राइम और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। शराबी बनाने की पूरे दिल्ली को ये मैखाना बना रहे हैं, पूरी दिल्ली को शराब का ठेका में एकदम तब्दील कर चुके हैं। और ये पंजाब जाके कह रहे हैं जी हम शराब बंदी करेंगे, नशा बंदी करेंगे, और वो भी भगवंत मान के द्वारा, जो खुद ही सुबह शाम जो है मंजन रस के बाद उनका जो शुरुआत वहीं से होती है। मैं उस पर बाद में आता हूँ। अच्छा, तो विषय ये है। अच्छा, एक सवाल इस बीच में पूछना चाहूंगी। आप बहुत अच्छा विषय, कहीं अगर मैं डाइवर्ट ना करूं, पहले आप बात कर लीजिए। हाँ। तो जब ये 70 लाख करोड़ का कर्जा है, प्रत्येक राज्य के ऊपर किसी के 2 लाख करोड़, किसी का 3 लाख करोड़ का कर्जा है, पैसे उधार की लिमिट, कर्ज लेने की लिमिट ये स्टेट क्रॉस कर चुके हैं। अब भी अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो आम जनता को समझ में नहीं आती टेक्निकल बातें। आम जनता, सामान्य जनता, गांव का जो किसान मजदूर, जिसको ये लोग मुफ्त की रेवड़ी का वादा करते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि वास्तव में स्टेट की स्थिति क्या है, उसकी क्या कंडीशन नहीं पता। इसीलिए जरूरी है कि अब, और इलेक्शन कमीशन 2-4 बार ऐसे सेशन दे भी चुका है कि भाई ठीक है, आप मुफ्तखोरी मत बढ़ाओ, अपने स्टेट की आर्थिक कंडीशन को देखने के बाद ही आप वादा करो, लेकिन मान नहीं रहे। इसलिए मैंने पॉलिटिकल, इसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाया है, चुनाव आयोग को पार्टी बनाया है। केंद्र सरकार के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगा है कि केंद्र सरकार पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए, खास तौर पे मैनिफेस्टो को रेगुलेट करने के लिए। सवाल मेरा था कि हम इतना जो कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टियां जैसी इलेक्शन आती हैं बेलगाम हो जाती है, चाहे इलेक्शन के बाद भी पार्टी के नाम पे सरकार अलग हो जाती है, पार्टी अलग हो जाती है, एक पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन सरकार पार्टी से अपने आप को अलग कर लेती है, पार्टी अलग हो जाती है, सरकार अलग हो जाती है, लेकिन उसी पार्टी की सरकार होती है।
तो आखिर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए इन पार्टियों के लिए, इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे उन पे कमांड करेगा, कैसे, कौन उनको कमांड करेगा, कौन उनको रेगुलेट करेगा, कौन उनके लिए डायरेक्शन जो है वो इशू करेगा, और इलेक्शन कमीशन और इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है, ये भी जरूर बताइए। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है। जज को क्या करना है ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। इवन थाने के थानेदार को क्या करना है, हवलदार को क्या करना है, तहसीलदार को क्या करना है, पेशकार को क्या करना है, उसकी ड्यूटी डिफाइन है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमने सांसद और विधायक की ड्यूटी डिफाइन नहीं किया। आज तक कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सांसद को क्या करना है और क्या नहीं करना, विधायक को क्या करना और क्या नहीं करना। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बाकी सारे देशों में डिफाइन हो चुका है। दूसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करती है, उसी मैनिफेस्टो को सरकार लागू करती है। तो एक तरीके से आप देखिए तो पॉलिटिकल पार्टी ही एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सरकार चला रही है। अच्छा। वही पूरा एजेंडा सेट करती है, कौन सी स्कीम लानी है, कौन सी, और फिर पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, सरकार उसको फुलफिल करती है। तो बात तो वहीं आ गई, आखिर वहां पे चलता ही है। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन हमारे पास कानून नहीं है। तो हमने यही मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाए केंद्र सरकार, इसलिए हमने केंद्र सरकार को पार्टी बनाया है। अच्छा। दूसरा, ये बहुत सामान्य सी बात है, जिसके पास कुछ देने की पावर होती है उसके पास कुछ लेने की भी पावर होती है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी को सिंबल देने की पावर है। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन के पास सिंबल लेने की भी पावर अच्छा। है। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी को रजिस्टर करने की पावर है, तो इलेक्शन कमीशन के पास डी रजिस्टर करने की भी पावर है। लेकिन पार्टियां मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं, पार्टियां गुंडों को टिकट दे रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं। इलेक्शन सिंबल सफेद हाथी बन के देख रहा है, वो अपने उस पावर को नहीं यूज कर रहा है जो कभी टीएन सेशंस आप यूज किया करते थे। अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को बनाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, उसका व्याख्यान भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां रेगुलेट कैसे होंगी इसको डिफाइन नहीं किया गया। और सरकारें हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जुडिशरी हो, इन्होंने कभी जरूरत भी नहीं समझी कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी एक कमांड होना चाहिए ताकि ये बेलगाम नहीं हो। और ये हम उनको चुनते हैं, हम उनको वोट डालते हैं, लेकिन हम उनको रेगुलेट नहीं कर सकते, उनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो आखिर ये चलेगा कैसे? इलेक्शन कमीशन अपने आप को इतना कमजोर बनाई हुई है कि अपने पावर का इस्तेमाल कर नहीं रही है, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चुन के सरकार में जाती है तो आखिर वो अपने ऊपर लगाम लगाएगी क्यों? ये बात है। तो आखिर इस देश को कैसे चलाया जाएगा? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म पे जितने भी काम हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। पार्लियामेंट ने कभी कुछ नहीं किया। रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन है, गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन है, बहुत सारी, कम से कम 15 रिकमेंडेशन है बड़े बड़े कमीशन के। लेकिन कुछ हुआ नहीं है। टीएन सेशन साहब आए थे, वो उस आर्टिकल 324 की जो पावर है, जो संविधान में इलेक्शन कमीशन को पावर है, उसको उन्होंने अच्छी तरीके यूज किया। लेकिन उसके पहले किसी इलेक्शन कमिश्नर ने उसको यूज नहीं किया, ना उसके बाद में कोई इलेक्शन कमिश्नर यूज कर रहा है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो सुनिश्चित करे कि इस देश में लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे लोग पहुंचे। हालांकि वो सीधे नहीं कह सकता कानून बनाने के लिए, वो पार्लियामेंट को आदेश नहीं दे सकता कानून बनाने के लिए, लेकिन सरकार को आदेश दे सकता है। दोनों में अंतर है। एक होता है पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं विधायिका, एक होता है सरकार, जिसको कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को आदेश दे सकता है। कहने का मतलब, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं, पार्लियामेंट लोकसभा स्पीकर को ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप कानून बनाने के लिए कदम उठाओ, लेकिन कानून मंत्री कानून मंत्रालय को ऑर्डर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्रालय को ऑर्डर कर सकता है कि आप कम से कम कानून बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करिए। अच्छा। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन है वेंकट अपना उपराष्ट्रपति, उनको नहीं कह सकता कानून बनाओ, वेंकैया नायडू जी, उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता कानून बनाओ। लेकिन गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय कार्यपालिका में आता है। अच्छा। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, ये हमारे उसमें आपके विधायिका में आते हैं। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट विधायिका को ऑर्डर नहीं कर सकता,
लेकिन कार्यपालिका को ऑर्डर कर सकता है। हम वही वाली पावर यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। कार्यपालिकाओं के लिए देखिए अभी कार्य करने का समय है, क्योंकि बहुत सारे PIL हैं डाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप देश हित में सोचते हुए इतने सारे PIL अपने दम पे डालते हैं और लड़ते हैं। कहीं कोई सपोर्ट नहीं होता है, मैं देखती हूँ कि विरोध ज्यादा होता है। और ऐसे में ये अगर आ जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी देश खूबसूरत होता है उसकी कानून व्यवस्था से। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो देश कितना भी विकासशील हो जाएगा, कितना भी विकसित हो जाएगा, वो जो गंदगी है, जड़ें हैं, एक सेल्फिश वाली कह कि सेल्फ इंटरेस्ट वाली जो जड़ें हैं वो खत्म नहीं होंगी तो कभी भी देश जो है वो बहुत खूबसूरत और कहें कि ट्रांसपेरेंट जिसको हम बोलते हैं वो नजर नहीं आता है। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं यूरोप और अमेरिका की, लेकिन जाके ट्रांसपेरेंसी देखनी हो तो वहाँ के कानून व्यवस्था में देखें, तभी सरकार जो है डरी रहती है। इसलिए बेहद जरूरी है, मुझे अफसोस है इस बात का, शायद आपको भी होगा, कि हम 75 साल आज़ादी का मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो अहम मुद्दे हैं उन पे कानून बनाने की जरूरत हमारे देश की सरकारें नहीं समझी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ अड्डा पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव और आपके इंटरेस्ट की जो लीगल चीजें हैं वो आती रहेंगी, देखते रहिएगा। और अश्विनी उपाध्याय जी के इस मुहिम को आप लोग भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपके हक की बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।